हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पार्ट है 1789 से 1791 तक का, इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, है ना। लोगों के अंदर ऐसा क्या हुआ, उन्होंने क्या फील किया जिसके कारण उन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया, एक क्रांति कर दी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने आपको ये बताया था कि पर्सिया कहाँ पे है, वहाँ पे रिवॉल्यूशन के लिए क्या हुआ था। ठीक है, वहाँ से फ्रांस का क्या ऐसा रिलेशन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। क्या क्या हमने पढ़ा था ये देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने आपको तीनों स्टेट्स के बारे में बताया था, 3 स्टेट सिस्टम के बारे में बताया था, किंग लुइस 16 के बारे में बताया था, और जो मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी जिसको ये समझ में आ रहा था कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर हमने फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में पढ़ा था। तो फर्स्ट सेकंड स्टेज वाले प्रिविलेज्ड थे, बट द थर्ड स्टेट वंस आर नॉट प्रिविलेज्ड। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने ये देखा था कि लुइस 16 की क्या खासियत है। फिर कैसे कैसे ट्रेड बढ़ने के साथ साथ जॉन लोके, रूसो और मोनेस्क्यू ने लोगों के अंदर ऐसी भावना जगा दी, ऐसा पैट्रियोटिज्म जगा दिया कि आप जो कर रहे हो वो किसी के अंडर पे कर रहे हो, है ना, और वो सही नहीं है। तो इस हिसाब से लोगों ने रिवॉल्यूशन करना चालू कर दिया, कुछ चीज़ों की डिमांड करी, वोटिंग की डिमांड करी कि इक्वल वोट्स होना चाहिए। बट जो असेंबली बैठी थी उसमें ऐसा नहीं हुआ, है ना। थर्ड स्टेट वालों को 1 मेंबर 1 वोट की परमिशन नहीं थी। तो ये चीज़ ना मानने के कारण, किंग के ना मानने के कारण, जो थर्ड स्टेट वाले थे उन्होंने एक रिवोल्ट चालू कर दिया और उन्होंने एक नेशनल असेंबली अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये सारी जो टाइमलाइन थी ये हमने देखा। उन्होंने बेस्टाइल डिस्ट्रॉय कर दिया, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश करने की बात करी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये सब हमने देख लिया था। तो जो फर्स्ट हाफ था उसमें हमने ये देख लिया था कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं पीजेंट्स के साथ, इन सब के साथ जो भी हो रहा था उसके कारण उन्होंने एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर करी थी, बेस्टाइल डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि आखिर में सेकंड पार्ट में हुआ क्या। ठीक है, तो जब नेशनल असेंबली बनाने की बात आई 1791 में, तो जो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स थे, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जिसमें वुमेंस और जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे वो जो लोग थे, वो पैसिव सिटीजन्स में आ रहे थे। एक्टिव सिटीजन्स को बस क्या था, वोटिंग राइट था। ठीक है, तो इनका जो नेशनल असेंबली है इसका मेन मोटिव क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्च। ठीक है, पावर्स जो है मोनार्च की वो कम करना। उसके साथ ही उन्होंने लोगों को कुछ राइट्स भी दिए, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर था जो हमने अभी समझा था। ठीक, सो नेक्स्ट अब हम क्या देखने वाले हैं सेकंड पार्ट में, जो 1792 से 1815 तक चला। मतलब 1792 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, और उसके बाद 1850 का जो वाटरलू का युद्ध है उसमें नेपोलियन के साथ क्या हुआ। तो ये यहाँ से हम यहाँ तक चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें हमें मालूम चलेगा कि फिर क्या हुआ। तो 1792 की अगर बात की जाए, यानी कि जैसे ही नेशनल असेंबली ने बोल दिया कि हम यहाँ पे अब अपना रूल चला रहे हैं, है ना। तो नेशनल असेंबली का जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन था उसको राजा ने क्या करा, किंग ने सिग्नेचर कर दिया, है ना, साइन कर दिया। साइन कर दिया तो क्या होगा, वो पूरी जगह फॉलो होगा। तो उसका जो हेड था, है ना, जो नेशनल असेंबली जो है उसका जो हेड था, एक तरीके से जो लोग थे उनके जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे वो हेड थे। ठीक है, तो इससे जो साथ वाले देश हैं, जैसे प्रूशिया हो गया, प्रूशिया के साथ भी कुछ नेगोशिएशन साइन किए थे किंग ने। ठीक है, कि आप यहाँ पे आके कुछ इवेंट करेंगे। तो ये जो रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था इसके कारण प्रूशिया अपने कोई भी इवेंट नहीं करवा पा रहा था फ्रांस में। तो इस वजह से प्रूशिया बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है, तो क्या हुआ, वो उसने आने की बात कर ली कि मैं अब फ्रांस आऊँगा। प्रूशिया वाले ने बोल दिया कि मैं अब फ्रांस आऊँगा, अपने सारे इवेंट्स करूँगा जो मैं करने वाला था। तो इसी बीच में, इसी के पहले नेशनल असेंबली डिक्लेयर हो गई, उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, है ना। और नेशनल असेंबली ने उनके आने से पहले ही उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, इन 1792। ठीक है, तो यहाँ प्रूशिया और ऑस्ट्रिया का क्या काम था हमने ये देख लिया, क्योंकि किंग ऑलरेडी उनके साथ कुछ नेगोशिएशंस कर चुका था। बट
नेशनल असेंबली में ने उन नेगोशिएशंस के अप्लाई होने के पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑलराइट, नाउ जब काम कुछ करता है तो जैसे हमारा देश में जब हम आज़ाद हुए उसके पहले लोगों को यूनाइट करने के लिए हमने एक नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग गाया, है ना। वैसे ही वहाँ पे लोगों के अंदर एक पैट्रियोटिज्म की भावना लाने के लिए, एक इमोशन लाने के लिए मर्सलीज जो है वहाँ पे एक सॉन्ग गाया गया। वहाँ के जो सोल्जर्स थे जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे तो उन्होंने गाना गाना शुरू किया जो उनका क्या है आज नेशनल एंथम है। ठीक है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो इस पूरी सारी चीज़ों में जो पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज़ थीं वो उभर के आ रही थी। पर ये जो पूरा एक सेशन था, इस पूरे सेशन में सबसे एक्टिव रहने वाली पार्टी कौन सी थी? जैकोबिन की। अब जैकोबिन जो है वो एक तरीके से जो अपन बोलते हैं ना कॉन्वेंट है, एक कॉन्वेंट का नाम था जैकोब, है ना। जैकोब एक कॉन्वेंट का नाम था। कॉन्वेंट किसको बोलते हैं? कॉन्वेंट इज़ द प्लेस वेयर ऑल द रिलीजियस पर्सनस सेटल डाउन। ठीक है, वो जितने भी वहाँ पे नन्स वगैरह रहती थी चर्च में पढ़ने के लिए जो लोग जाते थे उनका एक कॉन्वेंट होता है। तो वो कॉन्वेंट का नाम था जैकोब। इसी हिसाब से उन्होंने अपना पार्टी का नाम क्या रखा था? जैकोबियन। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जैकोबियंस। ठीक है, तो ये पार्टी जो थी ये सबसे एक्टिव पार्टी थी उस पूरे सेशन में। ये जो जितना भी रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था इस पूरे सेशन में ये सबसे एक्टिव पार्टी थी। तो क्या हुआ, ये जो जैकोबिन्स थे वहाँ पे जब राजा ने ये सब चीज़ों को साइन कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें मतलब सेट हो गई कि हाँ मतलब सब कुछ अच्छा चलने लगा, राजा ने सिग्नेचर भी कर दिया। तो ये जो जैकोबिन के लीडर्स थे, है ना, जैकोबिन का लीडर कौन था? रोबेस्पेरी। कौन था इसका लीडर? रोबेस्पेरी। तो जो सिटीजन्स को जो राइट मिल रहे थे वो कुछ सिटीजन्स को ही मिल रहे थे, द वेल्दियर वन जो टैक्स पे कर रहे थे। ठीक है, इस क्या हो रहा था, जैकोबिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा चलो इस चीज़ की हम बाद में बात करेंगे कि वो कैसा था क्या था, वो बाद में उसने काम ऐसा किया। तो जैकोबिन क्लब का जो रोबेस्पेरी लीडर था उसने सबको बोल दिया कि हम अब अपनी एक ड्रेस डिसाइड करेंगे जिससे हम लोगों से अलग लगें, है ना। पॉलिटिकल लीडर्स क्या यही तो होता है, मतलब कि अगर कोई एक पार्टी का है तो वो थोड़ा अलग दिखना चाहता है, कोई दूसरी पार्टी का है तो वो बाकी पार्टी से अलग लगना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया? वियर रेड कैप्स विच इज़ अ सिंबल ऑफ लिबर्टी। ठीक है, मतलब उन्होंने कैप पहनना शुरू कर दिया, ट्राउज़र्स, लॉन्ग ट्राउज़र्स पहनना शुरू कर दिया, उनको एक नाम से भी लोग बुलाने लगे। ठीक है, ये चीज़ लेकिन वुमेंस को अलाउड नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे भी वुमेंस को कोई चीज़ अलाउड नहीं थी। लेकिन इस पूरे रिवॉल्यूशन में वुमेंस का कंट्रीब्यूशन भी था 50-50, है ना। ये चीज़ लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दी जा रही थी। ओके, सो एक टाइम आया 1792 में जिसमें जो सप्लाई है फूड की और जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे, है ना। बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण लोगों को थोड़ा बहुत ही कुछ खाना पड़ रहा था, ब्रेड की चीज़ें खानी पड़ रही थी, मतलब उनको ठीक ठाक खाना नहीं मिल पा रहा था। तो क्या हुआ, लोगों ने 10 अगस्त में जो पूरा रॉयल फैमिली थी उसको पूरा इम्प्रिजन कर लिया, है ना। और जो किंग था उसको हॉस्टेज कर दिया, मतलब बंद कर दिया। और बाहर आके उन्होंने वोटिंग करी कि क्या किया जाए, है ना। तो वोटिंग करने से इस लोगों ने ये बोला कि किंग को तो अब डेथ दे देनी चाहिए, मतलब उसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ ही है। ठीक है, तो 10 अगस्त को किंग को हॉस्टेज किया गया। नेशनल असेंबली ने वोट किया टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। ठीक है, रिफॉर्म क्या हुआ? नेशनल असेंबली कन्वर्टेड इनटू नेशनल कन्वेंशन, यानी कि अब पूरी तरीके से मोनार्शियल सिस्टम ख़त्म करके नेशनल कन्वेंशन बना लिया गया। नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली से ये किस में बदल गई? नेशनल कन्वेंशन में। ठीक है, ये एक रिफॉर्म हुआ था नेशनल कन्वेंशन से। सो बैकग्राउंड क्या था इसका? सबसे पहली चीज़ क्या थी? सप्लाई बढ़ने के कारण लोग गुस्सा हो गए, उन्होंने जो किंग था उसको हॉस्टेज कर दिया। फिर बाहर आके उन्होंने वोटिंग करी, वोटिंग में लोगों ने बोला कि इम्प्रिजन कर देना चाहिए रॉयल फैमिली को। ठीक है, इम्प्रिजन कर दिया यानी कि जेल के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एक बहुत अच्छी चीज़ हुई नेशनल कन्वेंशन में, दैट ऑल मैन अबव 21 गेट वोटिंग राइट। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ एंड टैक्स, यानी कि जितने भी मैन थे, जितने भी लोग थे
मतलब अगर वो टैक्स पे नहीं भी कर रहे हैं बट अगर उनकी एज 21 से ज़्यादा है तो उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा। बट यहाँ पे भी वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोनार्चियल सिस्टम एबॉलिश हो गया और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया, एज अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है। 21 जनवरी 1793 में लुईस 16 जो है, यानी कि जब उसको इम्प्रिजन किया गया और डेथ अलाउ कर दी गई, तो 21 जनवरी 1793 में लुईस को लोगों के सामने खड़ा करके पब्लिकली उसको हैंग कर दिया गया। ठीक है, पब्लिकली उसको फांसी दे दी गई। सो नेशनल कन्वेंशन समझ में आया। 1792 में नेशनल कन्वेंशन क्या है, नेशनल असेंबली ही नेशनल कन्वेंशन में बदल गई थी जब मोनार्चियल सिस्टम ख़त्म होके क्या बन गया था, फ्रांस रिपब्लिक हो गया था। ठीक है, ओके। नाउ इन 1793 से 1794 को राइन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। फाइनली हमने ये देखा कि गवर्नमेंट बन गई थी, ठीक है, एक रिपब्लिक कंट्री बन गई थी फ्रांस। बट जो हम देखते हैं गवर्नमेंट तो है हमारे यहाँ भी, बट कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं। सेम एज फ्रांस हैज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जैकोबियंस, है ना, जिसका लीडर कौन था, रोबेस्पेरी। सो जो रोबेस्पेरी था वो जितने भी राइट्स थे, जितने भी लॉज थे, रूल्स थे, उनको बहुत ही सीवियरली कंट्रोल करता था। यानी कि एक भी चूक हुई यानी कि तुम गए, है ना, इस हिसाब से वो उस चीज़ों को फॉलो करता था। अगर किसी से हल्की भी गलती हो जाती थी और अगर कोर्ट के सामने तुम गिल्टी हो, यानी कि अगर तुम उस चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हो कि हमसे ये गलती हुई है, हमने यहाँ पे ऐसा किया है, मैक्सिमम इसका टारगेट क्या रहता था, क्लर्जी और बिशप्स के ऊपर, क्योंकि वो हाई रैंकिंग के पर्सन्स होते थे। हाई रैंकिंग के पर्सन्स होने के कारण उनके ऊपर ज़्यादा उंगली करता था ये। ठीक है। तो रॉबेस्पेरी ने जो पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल था उसमें सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली लिया। इस वजह से कोई भी अगर छोटा मोटा पर्सन भी अगर कुछ गड़बड़ करता था तो, और अगर कोर्ट के सामने वो गिल्टी होता था, यानी कि अगर वो दोषी माना जाता था, तो उसको सीधे ही गिलेटाइन दे दिया जाता था। अब ये गिलेटाइन क्या है, एक तरीके से गिलेटाइन एक पनिशमेंट है। ठीक है। ये पनिशमेंट कौन सी है, जिसमें एक पर्सन को दो तरफ पोल लगे हुए और बीच में एक ब्लेड लगी हुई रहती है और यहाँ पे उसका सिर रख के उसको काट दिया जाता है, राइट। तो ये गिलेटाइन जो है ये गला धड़ से अलग करने वाली पनिशमेंट है। तो ये डायरेक्ट यानी छोटी गलती में भी क्या हो जाता था, अनहेड हो जाता था। ठीक है, कोई भी पर्सन। सो इफ़ द कोर्ट फाउंड दैट अ पर्सन इज़ अ गिल्टी, दे विल बी पनिश्ड विथ गिलेटाइन। ठीक है। नाउ जो ये जो वेजेस थे, ये प्राइसेस थे, ये बढ़ रहे थे। लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि जो रोबेस्पेरी है, जैकोबियन का लीडर, वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। हमको यहाँ पे भी ये क्या है, अपना तानाशाही चला रहा है एक तरीके से। तो लोगों ने उसकी तरफ भी क्या की, कंप्लेन करी। कंप्लेन करते करते, अब देखो कंप्लेन कोई करेगा, शुरू में एक या दो करेंगे तो उनको क्या होगा, गिलेटाइन कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा पनिशमेंट। बट अगर जब बहुत सारे लोग यूनाइट होकर वो चीज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो ऑफेंसिव माना जाता है। यानी कि रोबेस्पेरी को अब ऑफेंसिव माना गया कि उसने गलतियां करी हैं, दोष किए हैं, तो उसको भी कोर्ट के सामने पेश किया गया, उसको गिल्टी पाया गया और फाइनली उसको क्या किया, उसको गिलेटाइन कर दिया गया। यानी कि फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड गिलेटाइंड, राइट। यानी कि तुम अगर ख़राब करोगे तो तुम्हारे साथ भी ख़राब होगा। तो दिस सेशन इज़ कॉल्ड राइन ऑफ टेरर, जिसमें वो बहुत ही गंदे तरीके से गिलेटाइन के लिए लोगों को भेज दिया जाता था। ठीक है। तो 1793 एंड 94 इज़ द राइन ऑफ टेरर। क्यों कहलाता था ये हम समझ गए। ठीक है। तो रॉबेस्पेरी के बाद धीरे धीरे जो लोग थे वो क्या हुए, धीरे धीरे बढ़ने लगे, है ना। तो जैकोबियन क्लब का क्या हो गया, फॉल हो गया। वेल्दियर मिडिल क्लास सीज पावर, है ना, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी उनकी जो पावर्स है वो सीज हो गई। ठीक है। अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, तो जो मिडिल क्लास थी वो तो निकल के आ गई थी। अब मिडिल क्लास निकल के आने के कारण देखो जैकोबियन चला गया, तो जो मिडिल क्लास थी जिसमें आर्टिशंस थे, नॉर्मल जो शॉपकीपर्स थे, है ना, डेली वेजेस वर्कर्स थे, ठीक
ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी अपॉइंट करी जिसमें 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, लेकिन जो डायरेक्टरी थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ क्या हो गई, क्लैश हो गई, यानी कि यहाँ पे भी इम्बैलेंस हो गया सारा पॉलिटिकल का जो मैटर था। ठीक है। तो टोटली अनस्टेबिलिटी के कारण क्या हुआ, एक पर्सन जो था नेपोलियन, इसका राइज होने लगा। नेपोलियन जो था ये मिलिट्री हेड था। ठीक है। मिलिट्री ट्रूप का हेड था। कौन, नेपोलियन। तो नेपोलियन का राइज होने लगा क्योंकि उसने यहाँ पे अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करके ये बोला कि सब अच्छे से रहो, इक्वल रहो, सारी चीज़ों को फॉलो करो। तो लोगों को क्या लगने लगा कि ये हमारा लीडर है, ये हमारे अच्छे के लिए आया है, इक्वालिटी के लिए आया है। ठीक है। तो ठीक है, वो चीज़ उसने कर दी, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती भी गई। ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ, जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स के बारे में बताया गया है ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एवरी इवेंट ऑफ फुल, मतलब जितने भी इवेंट हुए थे रिवॉल्यूशन के बीच में उन सभी में वो पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है। जो वुमेन्स थी वो अगर जब वॉर में लड़ने जाते थे उनके यहाँ के मैन, तो वुमेन्स ही थी जो घर चलाती थी, खर्चा देखती थी, अपने बच्चों को भी पालती थी, अपने बच्चों को जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती थी। ठीक है। पढ़ने की उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी क्योंकि वो लोअर सेक्शन की थी, सिर्फ वेल्थियर और नोबल्स की जो बच्चियां थी उनको सिर्फ पढ़ने की परमिशन थी। ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ से जो वुमेन्स थी वो अपने राइट्स के लिए लड़ना उन्होंने शुरू किया। तो लगभग ऐसे पॉलिटिकल नेम निकल के आए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम निकल के आए जिसमें वुमेन्स ने मतलब वुमेन्स अपने अलग से उन्होंने क्या किया था, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली थी। लगभग 60 करीब नाम निकल के आते हैं इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है। सो दे स्टार्टेड देयर ओन न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल क्लब। ठीक है। सो दे डिमांड व्हाट, द इक्वल राइट्स लाइक मैन इन सोसाइटी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि हमको जो मैन है उनके इक्वल ही हमको सारे राइट्स मिले, हमको भी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनमें भी हमको बैठने दिया जाए, हमको वोटिंग का राइट मिले, हमें भी जॉब करने की परमिशन मिले, एजुकेशन लेने की परमिशन मिले। ठीक है। तो बट जो उस टाइम जो राइन चल रहा था, राइन ऑफ टेरर, उसने क्या किया, वुमेन्स के क्लब को बंद कर दिया। ये उसी समय की बात है 93 से 94 में। ठीक है। बट दे स्टार्टेड ओन स्कूल फॉर गर्ल्स, मैरिज, डिवोर्स, लॉ रिफॉर्म, है ना। इन्होंने क्या किया, लेकिन अपने खुद के स्कूल्स खोल लिए बच्चियों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। मैरिज और डिवोर्स रिफॉर्म करे, यानी कि मैरिज में ये अपने खुद से सिग्नेचर करके इनका एक एफिडेविट बनता था कि आपकी मैरिज हुई है। आप डिवोर्स ले रहे हो तो लीगल इसको बना दिया गया कि आप डिवोर्स लेना भी लीगल है। तो एक तरीके से ये वुमेन्स राइट था। और फाइनली इनके इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद 1946, सोचो रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इन 18s, है ना। बट उसके बाद 1946 में इनको वोटिंग राइट मिला, इतने टाइम के बाद। ठीक है। ओके। तो जब ये 94 में टेरर ख़त्म हो गया, राइन ऑफ टेरर, इसके बाद जो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एक चीज़ और थी, मतलब 17th सेंचुरी के टाइम पे स्लेवरी सिस्टम चालू हुआ। जो साइड के जो बंदरगाह थे, जितने भी पोर्ट थे, यार्ड्स थे, वहाँ पे एक तरीके से सारी चीज़ों की क्या हो रही थी, एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। ठीक है। इसके लिए कुछ ऐसे वर्कर्स भी चाहिए थे जो वहाँ जाके काम कर सकें, वहाँ से यहाँ काम कर सकें, क्योंकि वो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे अपने देश में। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ से स्लेवरी सिस्टम चालू हुआ। सो ये स्लेवरी सिस्टम में इन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगुलर ट्रेड चालू कर दिया। ठीक है। ट्रायंगुलर ट्रेड क्या था, इन अफ्रीका के लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे आके गिव फिनिश्ड गुड, कुछ अच्छे गुड्स दे रहे थे, कच्चा माल दे रहे थे, और स्लेव्स लेके जा रहे थे उसके बदले में। ऐसे ही जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया, स्लेव्स दिए और कुछ रॉ मटेरियल ले लिया। यूरोप ने क्या किया, रॉ मटेरियल दे दिया और फिनिश्ड गुड ले लिया, यानी कि बना बनाई चीज़ यहाँ पे पहले दे दी, उसके बदले में स्लेव्स ले गए अफ्रीका में। ठीक है। अमेरिका वाले आए, उन्होंने स्लेव्स दे दिए और रॉ मटेरियल ले गए, कच्चा माल ले गए। फिर यूरोप वाले आए, उन्होंने रॉ मटेरियल दिया और फिनिश्ड गुड ले लिया। ये क्या चल रही थी, एक तरीके से साइकिल चल रही थी अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में, कि स्लेव्स की यहाँ पे क्या हो रही थी, तस्करी। ठीक है। इसकी वजह से जो कन्वेंशन 1794 में था उसने स्लेवरी सिस्टम को बैन कर दिया।
उन्होंने नया रीइंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसने नेपोलियन ने इन चीज़ों को अबॉलिश करने के बाद एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लोगों को ये चीज़ बताई कि ये चीज़ ख़राब है, गलत है, और ये चीज़ बैन हो गई यहाँ से। स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848 में ये चीज़ बंद हो गई थी। ठीक है, ऑलराइट। तो जो नेपोलियन था वो, ठीक है, उसने काम करना शुरू किया था, उसने धीरे धीरे लोगों के लिए भी काम किया, बट लोगों के सामने वो एक पर्सन ऐसा था जिसने हम उनके लिए काम किया, उनकी फ्रीडम के लिए काम किया, बट लोगों ने धीरे धीरे देखना चालू किया कि इसने अपनी ट्रूप्स को पूरी कंट्री में फैला दिया है और एक तरीके से ये हमको दबा रहा है। ठीक है, तो लोगों ने फिर उसकी तरफ रिवोल्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, रिवोल्ट करने के साथ में एट लास्ट 1850 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई। ठीक है, तो यहाँ से नेपोलियन भी चला गया। तो हु इज़ जैकोबिन? जैकोबिन एक क्लब था। ठीक है, जैकोबिन नाम के एक कॉन्वेंट से नाम लिया गया था, जैकोबियन, है ना। और ये जो नेपोलियन था, है ना, बोनापार्टा नेपोलियन बोलते हैं इसको, बोनापार्टा इसका नाम है, बोनापार्टा नेपोलियन। ये 1815 में भी इसका अंत हो गया विथ वाटरलू। ठीक है, वाटरलू एक युद्ध है। ठीक है, नाउ द आउटकम्स ऑफ क्या क्या निकल के आए मॉडर्न आइडियाज़? फ्रीडम ऑफ प्रेस, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, और किस किस चीज़ का आइडिया निकल के आया? लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट्स, एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। ये सारी चीज़ें हो गई कब? जब हमारा जो फ्रांस था वो क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। ओके, नाउ द एक्सरसाइज में वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ाई हैं। सो डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। सर्कमस्टेंसेस बताने हैं कि रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट क्यों हुआ फ्रांस में। सो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ब्रिटेन को द वॉर विथ ब्रिटेन फॉर एन इंडिपेंडेंट अमेरिका। ठीक है, एक वॉर छिड़ चुकी थी इस वजह से। प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ के टाइम से ही प्रिविलेज मिले थे, तो वो चीज़ थर्ड स्टेट वालों को पसंद नहीं थी। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ओके, जो पावर्स हैं उनका कंसंट्रेशन एक ही जगह था, तो वो चीज़ भी पसंद नहीं थी। सब्सटेंस क्राइसिस, है ना, फूड ग्रेन्स वगैरह बढ़ रहे थे, है ना, उनके रेट बढ़ रहे थे। मिडिल क्लास का ग्रो होना शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, पढ़ी हैं। ठीक है, इसको आप एक बार कंप्लीट कर सकते हो। Which group of French society benefited from the revolution? फ्रेंच सोसाइटी का ऐसा कौन सा स्टेट था, कौन सी ऐसी सोसाइटी थी, ग्रुप था जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिसको मिला था? ठीक है, विच ग्रुप वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर? ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसको फोर्स किया गया था कि तुम अपनी पावर्स को रिलिंक्विश करो? Which section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? कौन सी ऐसी सोसाइटी का ऐसा सेक्शन था जो डिसअपॉइंटेड था, है ना, रिवॉल्यूशन के होने के कारण? तो ये तीनों सोसाइटीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। पीजेंट और आर्टिशंस को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत फ़ायदा हुआ। क्लर्जी और नोबल्स जो थे उनको अपनी पावर्स छोड़नी पड़ी, है ना, रिलिंक्विश पावर। ठीक है, मतलब प्रिविलेजेस वगैरह की पावर छोड़नी पड़ी। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। तो तीनों चीज़ों के आंसर हमको मिल गए, राइट। डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कितनी महत्वता थी, है ना, लोगों के लिए। तो इस पूरे टाइम की जितनी भी चीज़ें हैं, क्या क्या उसने इससे पाया, ये सारी चीज़ें हमको इसमें लिखनी थी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स को ही इम्पोर्टेंस दी गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है, यूरोप में 19th सेंचुरी में यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, यूरोपियन का जो नेशन था वहाँ पे अलग अलग कॉलोनीज़ बना दी गई थी। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार देख सकते हो। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐसे डेमोक्रेटिक राइट्स बताने हैं जो हम आज एंजॉय कर रहे हैं, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखी। सो हमने कौन कौन से राइट्स देखे? राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज़ की गई थी, बदला गया था, राइट।
वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वर बीसेट विथ कॉन्ट्रडिक्शंस? यानी कि आप इस चीज़ से सहमत हैं क्या, दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वॉज बीसेट विद द कॉन्ट्रडिक्शंस? यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिनके कारण हमको लगता हो कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ, जैसे वुमेन्स के साथ उनको राइट नहीं मिला, उनको एज अ पैसिव सिटीज़न रखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। देन हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन के राइज को आप कैसे बताएंगे? तो फ्रांस जब रिपब्लिक हो गया 1792 में, जो रॉबेस्पेरी था, है ना, उसने वेल्दियर पर्सनस को ज़्यादा प्रिविलेज देना शुरू कर दिया। ठीक है, वो अपने आप को ही क्या बताने लगा कि मैं ही हेड हूँ, सारी चीज़ों को वही फॉलो करवा रहा था। जो पावर्स थी वो कंसंट्रेट हो चुकी थी। तो इस वजह से जो नेपोलियन बोनापार्टा था, है ना, वो उसने अपना जितना भी मिलिट्री डिक्टेटर था, वो उसने अपने मिलिट्री रूल लगा के ये सारी चीज़ों को बंद करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से नेपोलियन का राइज़ हुआ। अगर हम रोबेस्पेरी की बात करते करते अगर नेपोलियन के राइज़ को बताएंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।